हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का टॉपिक रहने वाला है लेजिस्लेचर, विधायिका। आज क्या पढ़ेंगे हम? आज विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका क्या होती है? जो कानून का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करने का कार्य करती है, वो होती है विधायिका। और बहुत से सिंपल शब्दों में समझें तो हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट, वो विधायिका का काम करती है। केंद्र में और राज्यों में जो विधानसभा होती है, वो विधायिका का कार्य करती है। तो इसमें आर्टिकल 79 क्या बताता है? सबसे पहले आर्टिकल आर्टिकल 79 से हमारी विधायिका स्टार्ट होती है। उसमें सबसे पहले 79 में बताया गया पार्लियामेंट, संसद। संसद के 3 भाग बताए हैं कि संसद में राष्ट्रपति होंगे, राज्यसभा होगी और लोकसभा होगी। क्योंकि अगर कोई भी कानून बनाना है तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद लास्ट में जाता है राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देंगे, तब जाके वो एक्ट पास माना जाता है कि कोई भी कानून है वो पारित माना जाता है राष्ट्रपति के अनुमति के बाद में। तो ये बताता है आर्टिकल 79 कि भारत में क्या होगी, एक संसद होगी, उसके 3 भाग या 3 अंग बताए हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये हो गया आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 की बात करें, आर्टिकल 80 बताता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि राज्यों की परिषद का गठन कैसे होगा। राज्यों की परिषद, ये शब्द जो है राज्यों की परिषद, ये हमारे मूल संविधान में इसका प्रयोग किया गया था राज्यसभा के लिए। और इसका नाम 1954 में बदल के रख दिया गया है राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके और भी अन्य नाम है, अपर हाउस, उच्च सदन, उच्च सदन, सेकंड चेम्बर, कि ये क्या माना जाता है? द्वितीय सदन माना जाता है। और ये परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। ये क्या है? स्थायी सदन है। तो आर्टिकल 80 बताता है कि राज्यों की परिषद या राज्यसभा का गठन कैसे होगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसके बारे में बताता है आर्टिकल 80। अब राज्यसभा के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि अपर हाउस, सेकंड चेम्बर, परमानेंट हाउस। और राज्यसभा नाम रखा गया था 1954 में। और हमारी राज्यसभा है वो एक फेडरल फीचर है। वो क्या है? परिसंघीय विशेषता है। परिसंघीय विशेषता है क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र में। क्या करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र में। केंद्र जो है अपने मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता है। राज्यसभा के प्रतिनिधि, जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा में, वो राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होता है, यानी परिसंघीय ढांचा है उसको ये मजबूत करती है। तो ये हो गया राज्यसभा। अभी हम बात करेंगे राज्य परिषद, जो हमारी राज्यसभा है उसमें कितने सदस्य होते हैं और उनका चुनाव कैसे कैसे होता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं? कितने सदस्य राज्यसभा में बताए गए हैं? राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा में दो तरीके के, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, और दूसरे हैं कि प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, वर्तमान में कितने सदस्य राज्यसभा में हैं। तो अधिकतम जो है उनमें से कितने निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। तो इसमें से 12 नॉमिनेटेड हो गए, मनोनीत, और निर्वाचित कितने बच गए फिर? 238। तो ये हमारे इलेक्टेड मेंबर हो जाएंगे। जो मनोनीत सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और 4 क्षेत्र में इनको चुना जाता है। एक तो साइंस, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। वर्तमान सदस्यों की बात करें तो 12 तो मनोनीत सदस्य हैं, और निर्वाचित सदस्य हैं वो दो, ये 238 नहीं है, 233 है। 233 में से 225 तो राज्यों से होंगे और 8 यूनियन टेरिटरी से होंगे। 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनमें से 4 तो जम्मू कश्मीर से, 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से। बाकी जो यूनियन टेरिटरी हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम है, तो इसलिए उनका कोई भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं आता है। सबसे ज्यादा राज्यसभा में सदस्य हैं यूपी के। यूपी के कितने? 31 हैं। और 8 राज्य हैं
उनमें सिर्फ एक एक सदस्य है। 8 स्टेट हैं, उनमें सिर्फ एक मेंबर है। वो कौन कौन से हैं? एक तो गोवा है, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय। ये 8 स्टेट जो हैं, उनमें सिर्फ एक एक सदस्य होता है राज्यसभा में। ये हो गई राज्यसभा के सदस्यों की बात। अधिकतम 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं। उनमें से 233 तो निर्वाचित होकर आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 225 तो राज्यों से आते हैं निर्वाचित होकर, 8 यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और ये जो 5 सदस्य हैं, ये जो 5 सीटें खाली रखी गई हैं, ये पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं, इसलिए पीओके से वहां से हमने सीटें फिक्स कर रखी हैं कि 5 सीटें हमारी वहां से होंगी। तो वो अभी वर्तमान में रिक्त चल रही हैं पद। इसके बाद आगे इनका निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इनका चुनाव करता कौन है? इनका चुनाव किया जाता है जो हमारी विधानसभा होती हैं, राज्यों की विधानसभाएं जो होती हैं, उनके सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसमें यही है, पहला पॉइंट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दूसरा, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद मैनर ऑफ इलेक्शन। तो मैनर ऑफ इलेक्शन इनका भी सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत। ये जो इसका प्रोसेस है एकल संक्रमणीय मत वाला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये हम राष्ट्रपति में समझ चुके हैं। तो राज्यसभा में भी सेम मैनर से इलेक्शन होते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो एक स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग नहीं होती। कभी भी भंग क्यों नहीं होती? क्योंकि 1/3 सदस्य हर 2 साल में जाते हैं, तो वो पूरी तरह से रिक्त जो है उसमें सारी सीटें एक साथ नहीं होती हैं। तो ये राज्यसभा के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट हम आर्टिकल 81 की बात करें। आर्टिकल 81 हमारा बताता है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल ये कहा गया है लोकसभा को। संविधान में उल्लेख किसका किया गया है? हाउस ऑफ द पीपल का। उसके बाद 1954 में इसका भी नाम बदल के क्या कर दिया? लोकसभा। 1954 में ये नाम दिया गया। और इसके और कौन कौन से नाम हैं? लोअर हाउस निम्न सदन, प्रथम सदन, द्वितीय सदन राज्यसभा, प्रथम सदन लोकसभा। प्रथम सदन। टेम्पररी हाउस अस्थायी सदन। इसको अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का फिक्स होता है और कई बार ये 5 साल से पहले भी अगर बहुमत गिर जाता है सरकार का, तो उससे पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है। इसलिए इसको टेम्पररी हाउस या अस्थायी सदन कहा जाता है। और पॉपुलर हाउस लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है। लोकप्रिय सदन क्या क्या नाम हो गए? लोकसभा, निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन। और लोकसभा नाम कब दिया गया? 1954 में। अब इसके सदस्यों की बात करें कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, कितने निर्वाचित होंगे, कितने मनोनीत। तो लोकसभा के सदस्यों की बात करें, लोकसभा सदस्य, तो लोकसभा सदस्य में भी पहले हम अधिकतम देखते हैं, उसके बाद देखेंगे वर्तमान में कितने। तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552। कितने हो सकते हैं? अधिकतम 552। उनमें से 550 निर्वाचित होंगे और 2 मनोनीत होंगे। मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें जो आंग्ल भारतीय होते हैं, एंग्लो इंडियन, 2 सीटें उनके लिए रिजर्व रखी गई थी। इसके बाद प्रेजेंट मेंबर जो है कि वर्तमान में कितने मेंबर हैं। तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा के। उनमें से 543 तो निर्वाचित होकर आते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। 543 में से 524 राज्यों से आते हैं और 19 यूनियन टेरिटरी से आते हैं। हमने कितने देख लिए हैं? 552 जो है अधिकतम सदस्य होंगे, उनमें से 550 निर्वाचित और 2 मनोनीत।
इनमें भी हम देखें तो 530 राज्यों से हो सकते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं अधिकतम। वर्तमान में 545 हैं, 543 निर्वाचित होते हैं, उनमें से 524 राज्यों से और यूटी से कितने हैं 19, और 2 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन ये जो नॉमिनेटेड वाला है, इसमें 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है और इसमें यह कहा गया कि जो दो ये एंग्लो इंडियन थे, दो एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था, उनका मनोनयन था, वो 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। 2020 में क्या है कि ये जो रिजर्वेशन था एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटों का, इसको बंद कर दिया गया है। अब लोकसभा में जो 2 मनोनीत सदस्य होते थे, वो नहीं होते हैं। ये होगी लोकसभा सदस्यों के बारे में बात। इसके बाद आर्टिकल 82 की बात करें। आर्टिकल 82 बताता है डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। तो अब परिसीमन आयोग क्या होता है? तो परिसीमन आयोग, हमारी जनगणना होती है हर 10 साल में। भारत की में प्रत्येक जनगणना के बाद जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उनके परिसीमन करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए कौन से निर्वाचन क्षेत्र से कितनी सीटें होंगी, उनको घटाने या बढ़ाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, जिससे हम कहते हैं परिसीमन आयोग। क्या है? प्रत्येक जनगणना के बाद, पहला पॉइंट कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र, हमारी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करने के लिए एक आयोग का गठन करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि यूपी से 31 सीटें लोकसभा में हैं, तो उसमें सॉरी राज्यसभा में थी वो, लोकसभा में यूपी की सीटें हैं, उनको कम किया जा सकता है या उनको बढ़ाया जा सकता है, और किसी विशेष क्षेत्र में लोकसभा में कितनी सीटें कहाँ से होनी चाहिए, कहाँ से कम की जानी चाहिए, उनके बारे में बात करता है परिसीमन आयोग। कहाँ से किस लोकसभा क्षेत्र की बाउंड्री को बढ़ाना है या उसके क्षेत्राधिकार को कम करना है, तो ये सब काम परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। और संविधान में ये कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। तो ये तो होता है हमारा परिसीमन आयोग। It is constituted after every census to readjust the seats of Lok Sabha and state legislature. लोकसभा की और राज्य विधानसभाओं के सीटों का या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग बनाया जाता है। ये केंद्र सरकार के द्वारा गठन इसका किया जाता है। इसका गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। तो परिसीमन आयोग कोई भी अनुशंसा करता है या कोई भी रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश जो करता है, उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या है कि इसकी जो अनुशंसाएं होंगी, परिसीमन आयोग ने कोई भी सिफारिश की है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग बनाया गया है। कितनी बार बनाया गया? 4 बार। सबसे पहला बना था 1952 में, उसके बाद 1962 में, फिर बना 1972 में, उसके बाद 2002 में बना है। तो कितने 4 परिसीमन आयोग बन गए? 52, 62, 72 और 2002। ये हमने परिसीमन आयोग के बारे में बात की है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का और निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करने के लिए, उनको कम ज्यादा करने के लिए एक आयोग बनता है, वो होता है परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद। इसका गठन करती है केंद्र सरकार और इसने जो अनुशंसाएं की हैं उनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है, 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। अब इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं। सबसे पहला हुआ है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें यह कहा, 42वें संविधान संशोधन में जो सीटों की संख्या थी, 1972 में परिसीमन आयोग बना, उसने जो अनुशंसाएं की, उस समय जो सीटें थी उनको फिक्स कर दिया गया। सीटों की संख्या फिक्स रहेगी कब तक? 2000 तक। 2000 तक कोई भी सीटों में फेरबदल नहीं होगा। और ये जो रहेगा वो जो 1971 की जनगणना थी उसके आधार पर, इसमें क्या कहा, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है वो
अगली जनगणना यानी कि 2001 की जो जनगणना होगी तब तक के लिए फिक्स कर दी गई। 2001 से पहले कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर 2000, ये तो हो गया 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद 2000 2000 सन आ गया। अब वापिस से आपको परिसीमन आयोग का गठन करना था। उस समय फिर से एक संविधान संशोधन किया गया। तब कौन सा किया गया? 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें कह दिया गया कि जो लोकसभा सीटों की संख्या है उनको 2026 तक फिक्स किया जाता है। तब तक 2026 तक। और इसमें चौथा परिसीमन आयोग के गठन के प्रावधान किए गए 2001 में। कहा कि 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या फिक्स रहेगी। संख्या निश्चित कर दी गई, उसमें उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा 2026 तक। और इसमें यह कहा कि चौथा हम परिसीमन आयोग का गठन करेंगे जो कि 1991 की जनगणना के आधार पर उसमें जो है वो अपनी अनुशंसाएं देगा, निर्वाचन क्षेत्र का पुनः समायोजन करेगा। कौन सा साल कहा गया कि इसमें हम यूज करेंगे? 1991 की जनसंख्या। 1991 की क्यों कही गई? 2001 में तो अपनी वो जनगणना हुई थी, लेकिन ये जो संविधान संशोधन है वो जनगणना के आंकड़े आने से पहले ही हो गया था। तो इसमें 1991 की जनसंख्या के बारे में कहा गया कि 1991 की जनसंख्या को आधार बनाकर आप क्षेत्रों का परिसीमन करेंगे, निर्वाचन क्षेत्रों का और सीटों का। और जो SC ST हैं उनकी आरक्षित सीटों का भी जो दोबारा निर्धारण किया जाएगा वो भी 1991 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ये था हमारा 84वां संविधान संशोधन। इसके बाद 87वां संविधान संशोधन किया 2003 में। उसमें ये चेंज कर दिया गया कि जो चौथा परिसीमन आयोग है हमारा वो 1991 की बजाय 2001 की जनगणना को आधार बना के अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। तो 84वां संविधान संशोधन कि 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या फिक्स रहेगी। चौथा परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा जो कि 1991 की जनसंख्या के आधार पर अपने जो भी परिसीमन करेगा वो उनके आधार पर करेगा। और SC ST की सीटों का भी पुनः निर्धारण 1991 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। फिर 87वां संविधान संशोधन 2003 में किया। उसमें यह चेंज कर दिया गया कि 1991 के स्थान पर आपको 2001 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करना है। तो ये हो गया आर्टिकल 82 परिसीमन आयोग। अगला आर्टिकल है 80 टर्म ऑफ द हाउसेस कि संसद के सदनों का कार्यकाल कितना होगा। सदनों के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 साल का होगा। लोकसभा का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति चाहे तो इसको कार्यकाल पूर्ण होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपका लोकसभा में बहुमत गिर गया है या आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और एक पॉइंट यह है कि यदि आपातकाल लगा हुआ है तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने टाइम के लिए बढ़ाया जाएगा? 1 साल के लिए। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो गई उसके बाद आप उसको 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। और अभी तक लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया है, 1976 में, फिर 1977 में भी बढ़ाया गया है, 76 और 77 में। और राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ये हो गया आर्टिकल 83 कि राज्यसभा का कार्यकाल संविधान में मेंशन नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, लोकसभा का 5 साल होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम लोकसभा का जो टर्म है उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अभी तक लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया नेशनल इमरजेंसी के टाइम, 1976 और 1977 में। इसके बाद आर्टिकल 84 है क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज कि सांसदों की योग्यताएं क्या होंगी। सांसदों की योग्यताएं, सांसदों की योग्यताओं की बात करें तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए आयु बताइए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए बताइए 30 वर्ष। और
एक पॉइंट ये है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। किसमें नाम होना चाहिए? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो मतदाता सूची होती है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची सूची। क्या क्या योग्यताएं होगी? सिटीजन ऑफ इंडिया, लोकसभा के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष, और भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ये कहा गया है आर्टिकल 84 में। इसके बाद आर्टिकल 85 है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र। संसद के सत्रों की बात करें तो संसद के वर्तमान में 3 नियमित सत्र होते हैं, रेगुलर सेशन। रेगुलर सेशन कितने होते हैं? 3। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन सत्र। 3 सत्र कौन कौन से हो गए? बजट, मानसून और शीतकालीन। इसके बाद जब बजट से जो भी सेशन होगा पार्लियामेंट का, तो उसको सत्र को बुलाने का, उसको आहूत करने का या उसको समाप्त करने का, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो ये दिया गया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, यानी कि उसको बुला सकता है, समन कर सकता है, तथा सत्रावसान कर सकता है, एडजर्न कर सकता है। ये पावर है राष्ट्रपति के पास। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो हमारे सत्र होंगे उनमें 6 माह से ज्यादा का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। कितना? 6 माह से अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। तो वही 3 सेशन है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। द प्रेसिडेंट समन्स प्रोरोग इन एडजर्न द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, स्थगन कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है। There should not be a gap of more than 6 months between any 2 sessions. किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए, और कुछ विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। स्पेशल सेशन बुलाना हो तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। आगे चले हम। आर्टिकल 86 अनुच्छेद 86 हमारा बताता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस, कि राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है और उसको अभिभाषण दे सकता है। संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है। कि राष्ट्रपति को ये राइट दिया गया है कि आप पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का मतलब हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा में आप कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं और उसको एड्रेस कर सकते हैं। ये पावर दी गई है आर्टिकल 86 में। आर्टिकल 87 है स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, कि जब भी लोकसभा के आम चुनाव होते हैं उसके बाद जो पहला सत्र होता है, लोकसभा के आम चुनाव है उसके बाद जो पहला सत्र होगा लोकसभा का, उसको, और जो प्रत्येक साल पहला सत्र होता है उसको एड्रेस करेंगे राष्ट्रपति। क्या क्या कहा है? लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रतिवर्ष पहला सत्र, इन दोनों को एड्रेस करते हैं राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देते हैं तो उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है, थैंक मोशन। धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है और इसको संसद में पारित करवाना आवश्यक होता है। यदि ये पारित नहीं होता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये पास नहीं हुआ तो क्या होगा? मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये हो गया अनुच्छेद 87। 87 क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और प्रतिवर्ष पहले सत्र में आपको जो राष्ट्रपति है वो विशेष अभिभाषण देंगे, और इसके बाद आपको धन्यवाद प्रस्ताव रखना होगा और उसको पारित करवाना होगा। यदि नहीं होता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये हो गया अनुच्छेद 87। उसके बाद है आर्टिकल 88, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में बताया गया है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ रेस्पेक्टिव हाउसेस, मंत्री और महान्यायवादी के बारे में इसमें बताया गया कि इनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। जो मंत्री और महान्यायवादी हैं वो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, राज्यसभा की भी
और लोकसभा की भी। जैसे कोई मंत्री है वो लोकसभा का सदस्य है, लेकिन वो राज्यसभा में भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। वो उसमें वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वोटिंग का राइट किसको होता है? जो सदन के सदस्य होते हैं। तो ये सिर्फ कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। और जो महान्यायवादी हैं, वो भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको क्या है? मतदान करने का अधिकार नहीं है। वोटिंग राइट इनको नहीं दिया गया है। मंत्री तो अब जिस सदन के वो सदस्य हैं, उसमें वो वोट डाल सकते हैं, दूसरे सदन में वोट नहीं डाल सकते। लेकिन महान्यायवादी किसी भी सदन में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि महान्यायवादी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। वो संसदीय समितियां जो होती हैं हमारी, उनके सदस्य हो सकते हैं महान्यायवादी। तो ये इनके अधिकारों की बात करता है आर्टिकल 88। आज की क्लास में हमने विधायिका से संबंधित 88 तक आर्टिकल देख लिए। इसके आगे के आर्टिकल लोकसभा अध्यक्ष स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से हम करेंगे कल की क्लास में। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए।